नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नोटबुक और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों जो टॉपिक महत्वपूर्ण रहते हैं उनको आप जब तक नोट नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो दोस्तों सफलता प्राप्त करना आज के इस कंपटीशन के दौर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। असंभव कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और एक दोस्तों जो कमेंट आ रहा था उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं कि उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी भी चाहता हूं दोस्तों। जो लाइट की प्रॉब्लम आप यहां पर फेस कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। और जैसे जैसे दोस्तों अगर चैनल ग्रोथ करता है और आप सबका सहयोग रहता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर पहुंचाएंगे, चैनल पर सब्सक्राइब अगर बढ़ते जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में आपको इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उस समय फिर क्या होगा, डिजिटल बोर्ड के साथ में पढ़ाई होगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम इसी जुगाड़ से काम निकालते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। अब दोस्तों भारत के इतिहास में भी हम आज जो टॉपिक है हमारा वो प्राचीन भारत से संबंधित है। इससे पहले का वीडियो दोस्तों आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में दोस्तों इससे पहले की जानकारी आपको प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि वेद कितने हैं, तो दोस्तों वेदों की संख्या है 4। अब दोस्तों 4 कौन कौन से हैं? अगर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये कब संभव होगा दोस्तों? जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तब। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ये वेद है दोस्तों आपके 4 में सबसे पहला वेद है दोस्तों नंबर 1 पे ऋग्वेद, 2 नंबर पे आता है दोस्तों यजुर्वेद, 3 नंबर पे सामवेद और 4 नंबर पे अथर्ववेद। अब दोस्तों ये तो हो गए आपके 4 महत्वपूर्ण वेद। यानी दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीनतम, तब दोस्तों आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, ऋग्वेद। और सबसे अंतिम का वेद कौन सा है? अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अंतिम कौन सा है दोस्तों? ये है आपका अथर्ववेद। अब दोस्तों इसी वेदों से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऋग्वेद है, उसके अंदर किस प्रकार का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में दोस्तों हमें देवताओं की जो स्तुतियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसका उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद कहलाता है वेदों में। और उसके बाद में दोस्तों जो यजुर्वेद है, ये दोस्तों क्या है, इसमें यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यज्ञ से संबंधित जानकारी किस वेद से मिलती है, 4 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। अगला है दोस्तों सामवेद। सामवेद में दोस्तों मंत्र का उल्लेख मिलता है। अब मंत्र किस प्रकार के होंगे दोस्तों? जब यज्ञ होगा तो दोस्तों इस योग के, ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ में क्या किया जाएगा, मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। वही मंत्रों का उच्चारण कहाँ मिल रहा है आपको? सामवेद में मिल रहा है। और सामवेद में दोस्तों ज्यादातर जो मंत्र है वो ऋग्वेद से ही ले लिए गए हैं। हाँ, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो डायरेक्ट इसी में मिलेंगे सामवेद में और ऋग्वेद में नहीं मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर दोस्तों मंत्र
और ज़्यादातर दोस्तों जो जादू टोना वगैरह है वो किस में मिलेगा, अथर्ववेद में मिलेगा। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संहिता किसे कहते हैं, ये दोस्तों एक शब्द आया यहाँ पर संहिता। अब दोस्तों संहिता किसे कहते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये इन्हीं चारों जो वेद है, इन वेदों का जो सम्मिलित रूप है, इसको हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। अब दोस्तों आशा करता हूं वेद से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इस बोर्ड पे हमने जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण जो है और इस टॉपिक से संबंधित, जैसे दोस्तों वेद है, इन वेदों को अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा और हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछा भी न जाए। लेकिन दोस्तों जो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए वेद से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दी गई है। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन के इस दौर में बहुत सारी चीज़ों को रट लेना ये संभव नहीं है। दोस्तों आज के इस युग में हमें क्या है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो उसी के तहत दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रखी है। अब दोस्तों उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ये है आपके ब्राह्मण ग्रंथ। अब दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ये अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस में मिलेंगे, आपको वेदों में मिलेंगे। अब दोस्तों सभी वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ मिल जाएंगे आपको अलग अलग प्रकार के। तो ये तो दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अभी दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ में एक आता है आपका आरण्यक। ये क्या है दोस्तों, ये जंगल के अंदर लिखा गया है, यानी दोस्तों जंगलों में जो लिखित हमें ग्रंथ मिले हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम आरण्यक कहते हैं। तो ये दोस्तों इससे संबंधित ही महत्वपूर्ण जानकारी। और एक है दोस्तों आपके वेदांग। अब दोस्तों वेदांग की संख्या कितनी है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसकी संख्या है 6। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ये है उपनिषद। अब दोस्तों उपनिषद की संख्या अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। 108 इसकी संख्या है, किसकी, उपनिषद की। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपके महाकाव्य। महाकाव्य में दोस्तों अगर रामायण के बारे में आप देखेंगे तो रामायण के अंदर सबसे पहले दोस्तों श्लोकों की संख्या कितनी है, तो ये आपके 6000 श्लोक रामायण के अंदर। अब दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रामायण की रचना किसने की थी, तो ये दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और रामायण के अंदर कितने श्लोक है दोस्तों वो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो महाभारत। महाभारत को क्या कहते हैं दोस्तों, जय संहिता के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये संहिता अलग है और ये जय संहिता है जो कि महाभारत का ही एक नाम है। अब दोस्तों महाभारत के अंदर श्लोक कितने हैं, अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसके अंदर दोस्तों अगर पूछा जाए महाभारत अथवा जय संहिता में श्लोक कितने हैं, तो ये है दोस्तों आपके 8800 श्लोक टोटल इसमें है। तो ये दोस्तों यहाँ तक की जानकारी थी। अब दोस्तों इसके बाद में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं किससे संबंधित, ये है आपकी पुराण से संबंधित। अब दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तब दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। उसके बाद में दोस्तों कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित या फिर जो बौद्ध साहित्य है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो बौद्ध साहित्य में दोस्तों जातक और पिटक ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनका आपको पता होना चाहिए। और प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये क्या है, इसका नाम है, ये है दोस्तों आपका त्रिपिटक। और इसकी भाषा क्या है, पाली भाषा है। अब दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है क्या नाम है, त्रिपिटक, उसकी भाषा क्या है, तो भाषा है दोस्तों पाली। इससे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैन साहित्य में दोस्तों देखा जाए तो इसकी भाषा कौन सी है, प्राकृत भाषा है। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि ये जो भाषाएं हैं इससे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले
जो ब्राह्मी लिपि है उसको किसने पढ़ा, या फिर दोस्तों ये जो लिपियाँ हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमने ली थी इससे पहले वाले चैप्टर में, तो वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी, अशोक के जो शिलालेख है उनको पढ़ने में। तो उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे धर्मेंद्र साहित्य। अब दोस्तों धर्मेंद्र साहित्य जो है उसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये है आपके पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, और एक है दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र, काफी महत्वपूर्ण है। और दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए दोस्तों आपको संगम साहित्य का सहारा लेना होगा। जब तक संगम साहित्य आप नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों दक्षिण भारत का इतिहास आप नहीं समझ पाएंगे। यानी दोस्तों दक्षिण भारत के इतिहास का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, संगम साहित्य है। अब दोस्तों उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर विदेशी विवरण। अब दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में विदेशी जो विवरण है इससे संबंधित हम जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विदेशी विवरण में यूनान, रोम, चीन और अरब, यानी दोस्तों ये चार, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये जो चार महत्वपूर्ण देश है दोस्तों यूनान, रोम, चीन, अरब, इसके जो लेखक थे या जो विद्वान थे जिन्होंने भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा है उससे भी हमें भारत के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों इतिहास का पिता किसे कहते हैं, ये है दोस्तों आपके हेरोडोटस। तो ये हेरोडोटस कहाँ का है दोस्तों, ये था आपका यूनानी। तो इसने भी दोस्तों भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, इसके जो लेखक है इस लेखक के जो बुक्स वगैरह है उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में दोस्तों मौर्य प्रशासन के समय आप देखेंगे तो ये है मेगास्थनीज इंडिका, इनकी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इससे संबंधित क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट पूछ लिया गया था, इंडिका किसकी रचना है। तो इस समय दोस्तों अगर क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था दोस्तों, ये है आपका फायान, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे हर्षवर्धन के समय कौन है, हेनसांग। तो ये दोस्तों इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर अगर दोस्तों पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि दोस्तों आने वाले समय में जैसे जैसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे क्या है दोस्तों हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमारा मोटिवेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, वो है आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। तो दोस्तों हमारे हौसले को इसी तरह आप बढ़ाते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।